Till now we saw the flux of electric field, of a constant electric field. Now we will calculate the flux of electric field of a point charge. The electric field of this particular point charge is radially outwards at every point. This point charge creates an electric field which is radially outwards at every single point. So now let us calculate the flux of electric field through this spherical area. हम लोग ना इस स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकाल रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, द फ्लक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड of an electric field through an area. So the area is sphere and the electric field is because of this point charge. Now अगर आप इसको देखोगे, now let us break this sphere into tiny areas. ये पूरा कर्व्ड स्फीयर, कर्व सरफेस है ना, तो इसको हम लोग छोटे छोटे एरिया में ब्रेक करेंगे. तो अगर आप एक छोटा सा सैम्पल एरिया देखोगे, इसके थ्रू फ्लक्स कितना हुआ, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी रेडियली आउटवर्ड्स, और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड्स होगा, परपेंडिकुलर. स्फीयर है ना, एरिया वेक्टर विल ऑल्सो भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. तो इस एरिया के थ्रू जो छोटा सा फ्लक्स होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो ये छोटा सा एरिया है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई आपकी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, या 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर. ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर का ये फॉर्मूला है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और इसको आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो ये इस छोटे से एरिया के थ्रू फ्लक्स है. सिमिलरली ये अगर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, वो एरिया ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगी, इसी डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है. बोथ ऑफ देम आर रेडियली आउटवर्ड. तो एंगल 0 बनेगा दोनों के बीच में. इसके थ्रू भी फ्लक्स हो जाएगा E इंटू एरिया. सो अगर आप टोटल फ्लक्स अब लिखने जाओगे, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू टोटल एरिया. ओके, स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है, 4πr². तो आपका ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4πr². r² कैंसिल, 4π कैंसिल, एंड द फ्लक्स इज क्यू बाय ε0. दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम. सो ये पहला थ्योरम क्या है, एक स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स है एक पॉइंट चार्ज का, उस एक स्फीयर के थ्रू एक पॉइंट चार्ज का जो फ्लक्स है वो है Q बाय ε0. इज दिस क्लियर, Q बाय ε0. ओके, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ना स्फीयर के एरिया के इंडिपेंडेंट है. ओके, इसमें आपको रेडियस दिखाई दे रहा है कहीं स्फीयर का, नहीं. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज. ये चार्ज पे डिपेंड करता है, बस रेडियस पे इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अगर मैं इसके पास में एक छोटा स्फीयर बनाऊं, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, Q बाय ε0. एक बड़ा स्फीयर बनाऊं, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, Q बाय ε0. ओके, देखो ऐसा क्यों हो रहा है, एरिया इसका कम है, इसका एरिया ज़्यादा है ना, लेकिन फ्लक्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी. इसका एरिया ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम है. ओके, सो ऐसा क्यों होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर पे कैसे डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर. और एरिया क्या होता है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, 4πr² स्फीयर का. सो एरिया आर स्क्वायर से बढ़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से घटती है. तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये r² कैंसिल हो जाता है और फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है. सो गॉस लॉ, ये गॉस लॉ का बिगिनिंग है. इसके पीछे रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना 1/r² से गिरती है. ये ना डिस्कवरी जिसके पीछे बहुत मेहनत लगी थी. लोगों को पता था, ठीक है, कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये जो कूलम का फोर्स लॉ है आपका,
अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस r है तो फोर्स हो जाता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। ये ढूंढने में बहुत मेहनत लगी थी कि ये आर स्क्वायर होगा, आर होगा, आर क्यूब होगा, ये आर स्क्वायर कहाँ से आता है। ठीक है, इसके ये अगर हम इसको एज्यूम करें कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना 1/r² से गिरती है और एरिया r² से बढ़ता है। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड गॉस लॉ। गॉस लॉ इसीलिए काम करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना 1/r² से गिरती है। दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। So this is the flux of electric field through a sphere.